नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ID टेक एजुकेशन में। मैं आज आपके सामने CITS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की दूसरी वीडियो का डिस्कशन करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस सीरीज़ के पहले वीडियो का डिस्कशन कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उसे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। LED पैनल का जो कार्यकारी पहला क्वेश्चन जो है, LED पैनल का कार्यकारी जीवन काल, वर्किंग लाइफ ऑफ LED पैनल इज। तो दोस्तों, जो LED पैनल्स होते हैं उनका जो कार्यकारी जीवन काल जो होता है वो 5 साल या उससे अधिक का होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल या उससे अधिक। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED लाइट में प्रयुक्त होने वाली IC का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, जो LED लाइट्स होते हैं उनमें IC जो होती है वो उस LED पैनल को एक्यूरेट करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इट्स प्रोवाइड एक्यूरेट करंट एंड वोल्टेज टू LED। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, एक स्टैक में श्रेणीबद्ध 3 LED लाइट्स हेतु धारा सीमित प्रतिरोध का मान डैश होगा यदि LED 3 वोल्ट, धारा 3 मिलीएम्पियर तथा DC स्रोत वोल्टेज 12 है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध R इज होता है V/I, वोल्टेज अपॉन करंट। तो दोस्तों, यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है 3 वोल्ट और धारा की वैल्यू दी है 3 मिलीएम्पियर। तो दोस्तों, 1 मिलीएम्पियर जो होती है वो 10⁻³ एम्पेयर की इक्वल होती है। तो दोस्तों, यहाँ से 3 से 3 की वैल्यू गई और 10⁻³ ओम आया। तो जो 10⁻³ है वो 1000 ओम की इक्विवेलेंट है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ओम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीवी संचारण में विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का किस प्रकार का ध्रुवीकरण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, जो टीवी संचारण होती हैं उनमें हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पिक्चर ट्यूब का आकार डैश स्पेसिफाइड किया जाता है। तो दोस्तों, जो पिक्चर ट्यूब होती है उनका जो साइज होता है वो उसके डायगोनल से स्पेसिफाइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स डायगोनल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डेल्टा गन प्रकार की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन एक दूसरे से डैश कोण के द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों, जो पहले की जो टीवी आती थी, जो पिक्चर ट्यूब होती थी, डेल्टा गन का यूज़ किया जाता था। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स गन होते थे उनके बीच का डिफरेंस 120 डिग्री का होता था। वैसे जो पिक्चर ट्यूब टाइप की जो टीवियाँ होती हैं वो अभी भी यूज़ किए जाती हैं। और आजकल मार्केट में LED और LCD टाइप के टेलीविज़न का अधिकतर प्रचलन है, लेकिन अभी भी कुछ घरों में मतलब पिक्चर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल वह है जो कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, जो यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल होता है उसमें हम प्रारंभिक सेटिंग करके ही उसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें इसका राइट आंसर होगा फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाय इट्स इनिशियल सेटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह लॉजिक गेट जिसमें अलग अलग इनपुट देने पर उच्च आउटपुट प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एक्सॉर गेट जो है उसमें हम अलग अलग इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट हाई मिलता है, यानी 0 या 1 देने पर हमें आउटपुट जो है वो हाई मिले। तो दोस्तों, इसे एक्सॉर गेट की जो आउटपुट इक्वेशन है वो y = a बार इंटू b प्लस a इंटू b बार।
जब हम यहाँ से ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें आउटपुट वाई की वैल्यू हाई मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ECL का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो दोस्तों जो लॉजिक आईसीज लॉजिक फैमिली जो होती हैं, जैसे ECL है, TTL है, ECL इमिटर कपल लॉजिक, TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो उसमें ECL का सबसे बड़ा जो प्रॉफिट एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है और इसकी वर्किंग स्पीड जो होती है वो अन्य लॉजिक फैमिली गेट जो होते हैं उनसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। VLSI IC में हो सकते हैं। तो दोस्तों जो VLSI ICs होते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ICs जो होते हैं, उनमें 1000 से अधिक गेट्स को यूज़ करते हैं, लॉजिक गेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 1000 गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IC 7442 एक 16 पिन DIP डिकोडर है। तो DIP से क्या तात्पर्य? तो दोस्तों यहाँ DIP से मतलब है डुअल इन लाइन पैकेज। तो जो इन ICs में पैकेजिंग होती है वो डुअल इन लाइन पैकेजिंग होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डुअल इन लाइन पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इफ़ इन RS इज इक्वल टू 0 देन इट्स मोड ऑफ ऑपरेशन इज। तो दोस्तों यहाँ RS फ्लिप फ्लॉप का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जब R और S दोनों की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड किए रहते हैं। जब R और S की वैल्यू 0 0 होगी तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो चेंज। और दोस्तों जब R की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 0 होगी तो ये रीसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों जब R की वैल्यू 0 और S की वैल्यू 1 होगी तो ये सेट रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट पे सेट होगा। और दोस्तों जब R इज इक्वल टू 1 और S इज इक्वल टू 1 होगा तो ये एक इनवैलिड स्टेट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नो चेंज, ऑप्शन नंबर सी, नो चेंज। ये एक तरह का फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप एक तरह के 1 बिट बाइनरी डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक डिजिटल क्लॉक में नियत आवृत्ति पल्स डैश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों जो एक डिजिटल क्लॉक होता है उसमें एक कांस्टेंट आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की जो पल्स जनरेट की जाती हैं वो एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से जनरेट की जाती है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इस टाइप के मल्टी वाइब्रेटर में जो स्टेट्स होती हैं वो डिफाइंड नहीं होती हैं। इसमें कोई भी जो उनके स्टेट होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। जबकि मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक स्टेट जो होता है वो स्टेबल होता है और दूसरा स्टेट अनस्टेबल होता है। और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दोनों स्टेट स्टेबल और जो होते हैं वो दोनों स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ओपैम्प का अनुप्रयोग नहीं है? तो दोस्तों ओपैम्प जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो डिफरेंट टाइप के वर्क को परफॉर्म करता है। जैसे वो एक समिंग एम्पलीफायर की तरह भी वर्क करता है, एक इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर इत्यादि सभी और परफॉर्मेंस को वो करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आउटपुट एम्पलीफायर, एक आउटपुट एम्पलीफायर की तरह ये वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गत प्रवर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक ओपैम्प के ओपन लूप लाभ ऑर्डर क्या है? ओपन लूप गेन ऑफ ओपैम्प। तो दोस्तों जो ओपैम्प जो होता है उसका ओपन लूप जो गेन होता है वो लगभग
1 लाख के बराबर होता है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसे लगभग 1 लाख के बराबर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे सी और डी दोनों में 1 लाख है, डी को आप 10 लाख के बराबर कर दीजिए, 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युतीय ओवन में तापक तंतु के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, तो जो एक इलेक्ट्रिक ओवन होता है उसमें जो वायर्स यूज़ होते हैं तंतु, वह नाइक्रोम के बने होते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एट कंपैरिजन इन द ऑप्शन प्रेजेंट इन दिस ऑप्शन, नाइक्रोम इज द राइट आंसर। फूड मिक्सर में प्रयुक्त मोटर का प्रकार, तो दोस्तों जो फूड मिक्सर जो होते हैं उनमें हम जनरली यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इनमें और एक स्टेप रेगुलेटर और स्विच का यूज़ करके इसकी मोटर की गति को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल मोटर द्वारा संभव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गीजर में एक दोष है, अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर यह गर्म पानी प्रदान नहीं करता, इस दोष का कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसमें हम थर्मोस्टेट के लॉजिक को यूज़ करते हैं इस टाइप के गीज़र में पानी को गर्म करने के लिए। जब पानी गर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि थर्मोस्टेट का संपर्क टूट चुका है, तो थर्मोस्टेट जो है वो खुली स्थिति में है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थर्मोस्टेट संपर्क खुली स्थिति में है, ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्टेट कंटेन आर इन ओपन कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर पर तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है? तो जो ट्रांजिस्टर पर तीर का चिन्ह होता है वो उसके इमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा इमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर क्या है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जाहिर सी बात है कि एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है और सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है, और ये इसकी जो दक्षता होती है ये हाई होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और गेट में कितने इनपुट होते हैं? तो दोस्तों जो और गेट होता है उसमें 2 या 2 से अधिक गेट्स हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 और मोर इनपुट। जो और गेट होता है उसे हम इस लॉजिक से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस b। ये 2 इनपुट एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। 3 इनपुट एंड गेट के लिए हम और गेट के लिए a प्लस b प्लस c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप की मूल इकाई क्या होती है? तो दोस्तों फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसकी मूल इकाई जो होती है वो लैच होती है, बिकॉज ये एक तरह से 1 बिट बाइनरी डाटा को स्टोर करते हैं, तो ये एक तरह से बफर की तरह भी काम करते हैं। जो लैच होते हैं उन्हें हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे 0 जब वैल्यू देते हैं इनपुट पे तो हमें आउटपुट पर इन्वर्ट होकर के 1 मिलता है। ये आउटपुट पे जो ये 1 मिला हमें दूसरे स्टेट के लिए इनपुट का काम करता है, और हमें आउटपुट पे फिर इसका इन्वर्स मिलता है जो कि 0 होता है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, जो हमने जो इनपुट पे अप्लाई किया वही हमें आउटपुट पे मिला वैल्यू, तो ये 1 बिट बाइनरी डाटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो ये लैच, इसकी मूल इकाई जो होती है वो लैच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन एम्पलीफायर में किस प्रकार की प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपने इसकी जो स्ट्रक्चर है उसे देखा होगा। वो एक ट्रायंगुलर शेप होता है दोस्तों, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, इनपुट टर्मिनल
नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं और इसे जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। और यहाँ पे ये दो ऑफसेट वोल्टेजेस और हमें लास्ट में आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, निम्न में से कौन सा सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों जो सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सर्किट को वेरीफाई और सिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जनरली LT स्पाइस, लीनियर टाइम स्पाइस जो सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज़ करते हैं। टीना सॉफ्टवेयर फॉर जो एंटीनाज होते हैं उनके लिए, और सर्किट क्लाउड भी हम सर्किट को रिप्रेजेंट और सिमुलेट करने के लिए करते हैं। और एडोब फोटोशॉप जो होता है हम वो फ़ोटो को एडिटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ये एडोब फोटोशॉप जो है वह एक सर्किट सिमुलेशन का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडोब फोटोशॉप। 8051 श्रृंखला में कितने 16 बिट रजिस्टर होते हैं? तो दोस्तों जो 8051 सीरीज़ के श्रृंखला में कितने 16 बिट के रजिस्टर? तो दोस्तों इसमें 16 बिट के 2 रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। माइक्रो कंट्रोलर में टर्म माइक्रो द्वारा आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो टर्म से हमें ये पता चलता है कि उनके दो ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को हम पता कैसे कम करें वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें माइक्रो का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इसका राइट आंसर होगा एक कंट्रोलर का आकार, जबकि ये सही नहीं है। उसमें और जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम कम करते जाते हैं और इसी कारण से हम इसे माइक्रो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आधारित प्रणाली का एक लाभ है? तो दोस्तों जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं उनका मेन एडवांटेज ये होता है कि ये इनमें जो लागत होती है, वो जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, इनकी साइज़ भी बहुत छोटे होते हैं और ये एक मोर रिलायबल सिस्टम, मतलब कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये सभी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोड सेल की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों जो लोड सेल होता है उसकी मुख्य विशेषता जो होती हैं वो वास्तविक और रैखिक मापन भी कर सकते हैं, उनका साइज़ छोटा होता है, तापमान में बदलाव से वो कम प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकपल गेज एक प्रकार का डैश गेज है। तो दोस्तों जो थर्मोकपल गेज होता है वह एक थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिमिट स्विच का एक प्रकार है? तो दोस्तों जो लिमिटिंग स्विचेज होती हैं वो लीनियर, रोटरी और चुंबकीय तीनों टाइप की होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एम्पियर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो जो दोस्तों एम्पियर स्विच मोड पावर सप्लाईज जो होते हैं वो चॉपर्स के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस स्टैंड फॉर। जो यूपीएस जो होते हैं इन्वर्टर्स, वो यूपीएस से तात्पर्य है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब कि ये बिना किसी रुकावट के ये लगातार काम करते रहते हैं। लाइट कट जाती है तो भी ये इनका जो स्विचिंग टाइम होता है वो 1 मिलीसेकंड का होता है। ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस की बैटरी की क्षमता डैश में मापी जाती है। तो दोस्तों जो यूपीएस जो होते हैं
यूपीएस इन्वर्टर, उनकी जो क्षमता होती है वो हम जनरली वोल्ट में मेज़र की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वोल्ट। यूपीएस में कितने बिजली सोर्स होते हैं? तो दोस्तों जो यूपीएस होता है उसमें 2 बिजली के स्रोत होते हैं। आप सभी के घरों में होगा या आपने कभी देखा होगा, तो उसमें 2 बिजली के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट, हार्ड सोल्डरिंग का तापक्रम कितना होता है? दोस्तों जो हार्ड सोल्डरिंग जो होती है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 600 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 से 900। और दोस्तों जो मीडियम सोल्डरिंग होती है उनमें 300 से 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और जो मीडियम और जो एक लो सोल्डरिंग होती है उनमें 100 से 300 के बीच का टेम्परेचर यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से किसको सिल्वर सोल्डरिंग कहा जाता है? तो जो सिल्वर सोल्डरिंग होती है वो एक हार्ड सोल्डरिंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड सोल्डरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा केबल का एक प्रकार है? तो दोस्तों जो केबल का प्रकार ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये तीनों ही एक केबल के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। केबल की मौलिक इकाई होती है। तो दोस्तों जो केबल होता है उनकी मौलिक इकाई वो तार से ही बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की सेटिंग बदली जा सकती है। तो दोस्तों जो माउस की सेटिंग है वो कंट्रोल पैनल के द्वारा बदली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारे डेस्कटॉप और पीसीज होते हैं कंट्रोल पैनल का यूज़ करके माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज़ का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक कंप्यूटर बनाने में होता है? तो दोस्तों एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 3। तो दोस्तों ये थी CITS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का दूसरा भाग था। ये तीसरा भाग मैं जल्दी अपलोड करूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी टाइप के वीडियो को बनाता रहूँगा जिससे कि आप सभी को एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी लेवल क्या होती है, इससे आप सभी को इसका अंदाज़ा हो। और थैंक यू दोस्तों।